जय हिंद दोस्तों, जीवन ज्योति ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी प्रतियोगी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। अब समय आ गया है कि हम उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती को लेकर के एक दुंदुभी बजा दें और अपने आप को एक वर्दी धारक बन करके दिखा दें। तो हमारे मन में ये चेष्टा होनी चाहिए कि खूब लगनशीलता के साथ पढ़ें और आप लोग प्रयास करिए, निश्चित सफलता मिलेगी। और इतनी अच्छी वैकेंसी 60,200 कुछ पर जो 44 या 40 कितने पद हैं, बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत अच्छी भर्ती है। इस पर हमें थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। तो आज मैं आपका अपना उमाकांत सर हिंदी की क्लास लेकर के तैयार हुआ हूं और रेगुलर सतत हमारी क्लासें अब सिलेबस वाइज चलती रहेंगी, जो भी आपका पाठ्यक्रम है। तो पाठ्यक्रम में हमारे कोचिंग की तरफ से अमित सर उस पर चर्चा आपसे किए हुई हैं और उसमें से जो पहला टॉपिक है हिंदी का, हम बहुत बात ना करते हुए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। पहला ही टॉपिक हमारा क्या है, जिस टॉपिक को पढ़ना है हमारा टॉपिक हिंदी एवं भारतीय भाषाएं। हिंदी एवं भारतीय भाषाएं हमारा पहला ही टॉपिक है। इसके बाद व्याकरण है और उसके अंतर्गत सामान्य व्याकरण के अंतर्गत तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज, पर्यायवाची इत्यादि है। क्रम से सब पढ़ते रहेंगे। वर्णमाला है, रस, अलंकार, काव्य सौंदर्य के अंतर्गत है, तो सबको पढ़ेंगे। परंतु पहला ही टॉपिक हमारा क्या है, हिंदी एवं भारतीय भाषाएं। तो यहां हमें किस पर बात करनी है, हिंदी पर, तथा इसके अलावा भारत की और जो भाषाएं हैं, यानी 8वीं अनुसूची की भाषाएं, तो सब पर हम चर्चा करेंगे। हमारी शुरुआत होती है कहां से, हिंदी से। हिंदी भाषा जन्म कहां से लेती है, किस प्रकार आती है, पहले हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। हिंदी हमारी है क्या, तो पूछा जाए तो हिंदी हमारे देश की राजभाषा और हमारे क्षेत्र की मातृभाषा है। इसके अलावा हिंदी की उत्पत्ति कैसे होती, इस पर चर्चा कर लेते हैं। और जब इसकी बात कर लेंगे फिर पुनः हम भारतीय भाषाओं की बात करेंगे। यही लगे हाथ हम हिंदी की बोलियों पर भी बात कर लेंगे कि हिंदी की कितनी बोलियां हैं, कौन कौन बोलियां हैं, किस अपभ्रंश से निकली हैं, तो सबकी चर्चा करेंगे। तो पहली शुरुआत हमारी होती है हिंदी भाषा की उत्पत्ति। देखिए, कहा जाता है कि प्राचीन काल में सर्वप्रथम जिस भाषा के रूप में हम भाषा को जानते हैं वह भाषा कौन सी थी, संस्कृत थी। अगर सबसे प्राचीन भाषा कहा जाए तो कौन सी भाषा थी, संस्कृत थी। भाषा के रूप में इसी का जन्म होता है। इसके पहले आदि मानव शायद भाषा का प्रयोग ना करता रहा होगा, लेकिन अगर भाषा के रूप में कोई भाषा आई तो कौन थी, संस्कृत। इससे पहले एक चीज हमें अब जानना है कि भाषा किसे कहते हैं। थोड़ी सी इस पर हम चर्चा कर लेते हैं, फिर पुनः यहां आते हैं। भाषा के बारे में जानने के लिए हमें यह समझना होगा कि भाषा की परिभाषा क्या होती है, भाषा क्या है। तो थोड़ी सी बातों में बताना चाहता हूं कि विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को ही क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। यानी हम अपने विचार आप तक पहुंचा दें और आपके विचार को हम ग्रहण कर लें, यही माध्यम क्या है, भाषा है। इसी माध्यम को भाषा कहते हैं। और इस माध्यम में पहली भाषा हमारे सामने कौन आती है, संस्कृत आती है। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी भी कही गई, आदि भाषा भी कही जाती है। देववाणी भी इसे कहते हैं संस्कृत को, कि देवताओं की वाणी थी, देवताओं से निर्गमित वाणी थी, इसलिए इसको देववाणी भी कहा जाता है। तो सर्वप्रथम कौन सी भाषा सामने आती है, संस्कृत भाषा। इसकी समय सीमा की बात करते हैं तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व से लेकर के कब तक चलती है, 500 ईसा पूर्व तक कौन सी भाषा चलती है, संस्कृत भाषा चलती है। संस्कृत भाषा की समय सीमा यदि आपसे पूछी जाए तो ईस्वी के 1500 वर्ष पहले शुरुआत होती है संस्कृत भाषा की और लगभग ईस्वी के 500 वर्ष पहले तक यह भाषा चलती है। कठिनता थी, इस कठिनता को देखते हुए इसके दो भेद कर दिए गए। एक रूप को क्या कहा गया, वैदिक संस्कृत कहा गया। एक क्या थी, वैदिक संस्कृत थी, और दूसरी क्या थी, लौकिक संस्कृत थी। तो संस्कृत के कितने भेद दिखे हमारे सामने, दो भेद। एक को कहते हैं वैदिक संस्कृत और एक को कहते हैं लौकिक संस्कृत। यानी जो सबसे प्राचीन भाषा हमारे सामने आई संस्कृत, उसके दो रूप हो गए, एक वैदिक संस्कृत और दूसरा कौन सा बाबू, लौकिक संस्कृत।
वैदिक संस्कृत में वेद शास्त्र लिखे गए, उपनिषद लिखे गए, सूक्तियां लिखी गई, और लौकिक संस्कृत में जो तत्कालिक संस्कृतियां चलती हैं, संस्कृत की रचनाएं चलती हैं, उसमें लौकिक संस्कृत में लिखी गई, यानी आसान रूपों में लिखी गई। अब यहां भी बात होती है कि अगर आपसे पूछा जाए कि वैदिक संस्कृत की समय सीमा कब से कब मानी गई, तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक कौन सी संस्कृत प्रचलित थी? वैदिक संस्कृत। यही संस्कृत जिसकी समय सीमा मैंने 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व बताया है, तो दोनों को जोड़ करके बताया है। अगर यहां आप देखेंगे तो लगभग 1000 वर्ष का समय आपको मिल रहा है। इसी 1000 वर्ष के समय को दो भागों में बांट दिया गया, एक को वैदिक संस्कृत के रूप में और एक को लौकिक संस्कृत के रूप में। वैदिक संस्कृत की समय सीमा 1500 ईसा पूर्व से लेकर के कब तक चलती है? 1000 ईसा पूर्व तक। लौकिक संस्कृत की बात आती है तो लौकिक संस्कृत की समय सीमा 1000 ईसा पूर्व में शुरू होती है और चलती कब तक है? 500 ईसा पूर्व तक। अब आपसे पूछा गया कि संस्कृत कितने भागों में बंट करके प्रचलित थी, संस्कृत भाषा किन धाराओं में चली, तो एक जो इसका प्राचीन रूप था वैदिक संस्कृत के रूप में जाना गया, जिसकी समय सीमा 1500 ईसा पूर्व से लेकर के कब तक मानी गई? 1000 ईसा पूर्व तक। दूसरी धारा इसकी थी लौकिक संस्कृत, जिसकी समय सीमा 1000 ईसा पूर्व से लेकर के कब तक मानी गई? 500 ईसा पूर्व तक। अब क्या होता है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम आगे चलते हैं थोड़ा से। अब इस संस्कृत के बाद जो अगली भाषा आती है उस भाषा को क्या कहा गया? संस्कृत भाषा के बाद अगली भाषा कौन सी आती है? पाली आती है। प्राचीन भाषा के रूप में संस्कृत मिली और संस्कृत के बाद अगली भाषा अगर मैं कह दूं तो कौन आई? पाली भाषा। और पाली भाषा की समय सीमा कब तक मानी गई? 500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व से लेकर के कब तक? 1 ईस्वी तक। 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक कौन सी भाषा चली? पाली भाषा। गौतम बुद्ध जी अपने उपदेशों को इसी भाषा में प्रसारित किए और पाली भाषा की समय सीमा 500 से 1 ईस्वी तक मानी गई। यानी जो संस्कृत 500 ईसा पूर्व के इर्द गिर्द समापन के कगार पर थी और नई भाषा का प्रचलन होता है, कौन सी भाषा आई? पाली भाषा, जिसकी समय सीमा 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा, बच्चे इसी में थोड़ा सी परेशान हो जाएंगे कि ईसा पूर्व क्या है और ईस्वी क्या है। यानी ईसा मसीह के जन्म से लेकर के ईस्वी की जो शुरुआत होती, जिसे 1 ईस्वी, 2 ईस्वी, फिर 1000, 2000, आज 2023 चल रहा है, समापन के भी कगार पर है, वैसे ही ईस्वी के पहले के समय को ईसा पूर्व कहते हैं। तो 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1 ईस्वी तक कौन सी भाषा प्रचलित थी? पाली भाषा। पाली भाषा के बाद पुनः आगे कौन सी भाषा आती है? प्राकृत भाषा। पाली भाषा के बाद कौन सी भाषा आती है? प्राकृत भाषा। प्राकृत की समय सीमा कब से मानी गई? 1 ईस्वी से लेकर के कब तक? 500 ईस्वी तक कौन सी प्रचलन में भाषा थी? प्राकृत भाषा थी। यानी सबसे पहले की भाषा कौन सी आई? संस्कृत आई। संस्कृत की समय सीमा 1000 ईसा पूर्व से लेकर के कब तक? 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक। इसके बाद पाली भाषा आती है 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1 ईस्वी तक, और फिर प्राकृत आती है। प्राकृत की शुरुआत 1 ईस्वी में होती, चलती कब तक है? 500 ईस्वी तक चलती है। अब देखिए यहाँ ईस्वी हो गया, ईसा पूर्व नहीं है। 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक कौन सी भाषा? प्राकृत भाषा। इसी प्राकृत के बाद अगली भाषा कौन सी आती है? अपभ्रंश आती है। अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश की समय सीमा कब से कब तक मानी गई? 500 ईस्वी से लेकर के कब तक? 1000 ईस्वी तक कौन सी भाषा मानी गई? अपभ्रंश भाषा मानी गई। यानी 500 में समापन किसका हो रहा है? प्राकृत का, और शुरुआत किसकी हो रही है? अपभ्रंश की। चलती कब तक है? 1000 ईस्वी तक। इसी अपभ्रंश के अंत के समय की भाषा, जो अपभ्रंश का अंतिम समय था, और अपभ्रंश के अंत की भाषा, और इसी अपभ्रंश से निकल करके आती है कौन हमारे बीच में? हिंदी। तो आपसे पूछा जाए
कि अपभ्रंश के बाद कौन सी भाषा आती है, तो हिंदी, यानी हिंदी के शुरुआत की भाषा और अपभ्रंश के अंत की भाषा को चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने क्या नाम दिया है, अवहट्ट कहा है। कभी आपसे पूछा है कि अवहट्ट की समय सीमा कब है, तो हिंदी के शुरुआत, जिसे हम पुरानी हिंदी भी कह सकते हैं, और अपभ्रंश के समापन के समय को ही क्या कहते हैं, अवहट्ट कहते हैं। और अवहट्ट नाम किसने दिया था, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो घबराने की बात नहीं है। सबसे, अगर मैं एक बार फिर आपको दोहरा देता हूं, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे प्राचीन भाषा के रूप में संस्कृत 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक संस्कृत दो भागों में बन जाती है, वैदिक और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत की समय सीमा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, लौकिक संस्कृत की समय सीमा 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। इसी संस्कृत के बाद अगली भाषा कौन सी आती है, संस्कृत के बाद अगली भाषा आती है पाली भाषा। पाली की समय सीमा 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक मानी गई। फिर आती है प्राकृत। प्राकृत की समय सीमा 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक मानी गई है। पुनः क्या आती है, अपभ्रंश, और अपभ्रंश की समय सीमा 500 ईस्वी से कब तक मानी गई, 1000 ईस्वी तक। इसी अपभ्रंश के बाद अगली भाषा हमारे सामने आती है, कौन, हमारी हिंदी आती है हमारे सामने। और जब हिंदी आती है तो हिंदी की समय सीमा विद्वानों ने कब से कब तक माना, 1000 ईस्वी से लेकर के कब तक, अब तक अपने रास्ते पर लगातार कौन संचालित हो रही है, हिंदी। यानी अपभ्रंश का समापन होता है 1000 में और शुरुआत किसकी होती है, हिंदी की। कब, 1000 में, और चलती कब तक है, अब तक सतत हिंदी चल रही है। अलग अलग भागों में विद्वानों ने बांटा। इसके इतिहास पर तो चर्चा कर ली जाएगी, थोड़ी मोड़ी बातें कर ली जाएगी, परंतु इसे विद्वानों ने अलग अलग भागों में बांट दिया। रामचंद्र शुक्ल ने इसे 4 भागों में बांटा। पहले भाग को कहा आदिकाल। रामचंद्र शुक्ल ने जब हिंदी आ गई तो इसके इतिहास के लेखन को करते हुए इसे कितने भागों में बांट दिया, 4 भागों में। और पहले भाग को वीरगाथा काल, या इसी को क्या कहते हैं, आदिकाल कहते हैं, नाम से सुशोभित किया गया। दूसरे भाग को क्या कहा गया, भक्ति काल या पूर्व मध्यकाल। इसके बाद तीसरे भाग को कहा गया रीतिकाल या उत्तर मध्यकाल, और चौथे भाग को क्या कहा गया, आधुनिक काल। इस प्रकार हिंदी आकर के अलग अलग कालों में विभाजित हो गई। इसके आगे इतिहास नहीं, बहुत विशेष पढ़ना नहीं है, थोड़ा सा हमने बात कर लिया। अब देखिए हमारे सामने जो हमारे सिलेबस यानी पाठ्यक्रम का पहला टॉपिक है हिंदी एवं भारतीय भाषाएं। हमने सोचा कि पहले हिंदी की उत्पत्ति कैसे होती है, किस प्रकार से छंटे छंटे हिंदी आई है, इसकी चर्चा कर लिया जाए। तो पहले संस्कृत, संस्कृत के बाद पाल, पाल के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद क्या आती है, हिंदी आती है। अपभ्रंश और हिंदी के बीच के समय को चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने क्या नाम दिया था, अवहट्ट नाम दिया था, और हिंदी आज हमारे सामने प्रचलित है। इस प्रकार भाषाओं में किस परिवर्तन के तहत हिंदी आई, उसका हमने ब्यौरा आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। कोई दिक्कत हो तो पूरा आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। बिल्कुल स्पष्ट बातों में हमने इधर बता दिया है, कोई समस्या तो नहीं आनी चाहिए। इस पर एक चर्चा जरूर आप कर लीजिएगा, अपने मन में दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा छोटा कर देते हैं हम। देखिए दिख रहा होगा तो दिख ही रहा होगा। परीक्षाओं में पाल की समय सीमा भी पूछ दी गई है, प्राकृत की पूछी गई है, अपभ्रंश की पूछी गई है, वैदिक और लौकिक संस्कृत की पूछी गई है, इसको भी हमने बता दिया है। इसके अलावा हमको जो जानना था, संस्कृत के बाद पाल, पाल के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद कौन सी भाषा हमारे सामने आती है, हिंदी आती है। इस प्रकार हिंदी भाषा हमारे सामने आ जाती है। तो यहां तक तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब बात होती है थोड़ी सी हिंदी की, बात कर लेते हैं। देखिए 2 पार्टों में लगभग इस टॉपिक को मैं समाप्त कर दूंगा, 2 या 3 वीडियो में, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो नहीं होगा जिसमें आपको परेशानी हो। परंतु इस पार्ट को हम लोग बहुत आसानी से समझेंगे, इस भाग को। अब क्या होता है, हिंदी आई तो हिंदी की उत्पत्ति इस तरह से हो गई। हुआ क्या
1947 में हमारा देश आजाद होता है। सबको मालूम है 15 अगस्त 1947 को हम अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त होते हैं। निठल्ले अंग्रेज हमको छोड़ करके जब जाते हैं तो हमारे देश में संविधान लागू होता है। संविधान लागू होता है और संविधान की पुस्तक लिखी भी जाती है। लिखने का प्रयास बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी द्वारा किया जाता है और उनके सहपाठी भी रहते हैं। इनकी अध्यक्षता में हमारे देश का संविधान निर्गमित किया जाता है। उस समय टॉपिक उठती है, एक बात उठती है कि हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्या हो। पूछा जाता है बच्चों से कि हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्या है, तो झटके में आवाज निकल जाती है हिंदी। लेकिन हमारे देश की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। अब बात आती है कि देश की एक क्या हो, राष्ट्रभाषा हो। जब संविधान बन रहा था उस समय जब लोगों के मन में आई बात कि हमारे देश की क्या हो, राष्ट्रभाषा हो। परंतु जब राष्ट्रभाषा की बात आई तो दक्षिण भारत के राज्य इस पर विरोध जताना शुरू कर दिए और हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं बन सकी। अब जब नहीं बन सकी, संविधान लेखन की प्रक्रिया बराबर सतत चल रही थी, तब समस्याएं आई कि भाई ये तो राष्ट्रभाषा कोई नहीं है। तब क्या हुआ, एक मीटिंग के तहत 14 सितंबर 1949 को हिंदी को किसका दर्जा दिया गया, राजभाषा का दर्जा दिया गया। अर्थात जब कोई भाषा राष्ट्रभाषा नहीं बनी, विरोध शुरू हो गया अलग अलग क्षेत्रों में, तब हिंदी की बात आई और हिंदी को क्या घोषित कर दिया गया, राजभाषा घोषित किया गया। कब किया गया, 14 सितंबर 1949 को। और अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक किसका उल्लेख किया गया, हिंदी से संबंधित तथ्यों का उल्लेख किया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि अनुच्छेद 343 से 351 का किससे संबंध है, तो हिंदी भाषा से संबंध है और इसी अनुच्छेदों के अंतर्गत हिंदी से संबंधित तथ्य रखे गए तथा 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। अब बात आती है कि राजभाषा क्या होती है। सर जी मन में बात उठ रही होगी, कभी आप राज्य भाषा मत कहेगा, ये राजभाषा है। यानी राजभाषा का अर्थ अगर साधारण रूपों में समझे तो सरकारी कामकाज की भाषा। कैसी भाषा, सरकारी कामकाज की भाषा। सरकारी कामकाज की भाषा क्या है, राजभाषा है। और यही राजभाषा का दर्जा किसे दिया गया, हिंदी को दिया गया। कब दिया गया, 14 सितंबर 1949 को। जब 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, तभी से 14 सितंबर को क्या मनाते हैं, 14 सितंबर को मनाते हैं हिंदी दिवस। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस या हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो 14 सितंबर 1949 को मनाते हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। क्यों मनाते हैं, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को किसका दर्जा दिया गया, राजभाषा का दर्जा दिया गया। इसीलिए 14 सितंबर को मनाते क्या है, हिंदी दिवस मनाते हैं। इसके बाद लगे हाथ एक बात और यही समझ लेते हैं, इस पॉइंट को नोट करिएगा, नोट में रख करके। तो बात आ गई कि 14 सितंबर को क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस। लेकिन अगर कभी आपसे पूछा जाए कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, विश्व हिंदी दिवस, तो विश्व हिंदी दिवस कब से मनाते हैं, कब मनाते हैं, विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं 10 जनवरी को। हिंदी दिवस कब मनाते हैं, 14 सितंबर को। विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, 10 जनवरी को। क्यों 10 जनवरी को मनाते हैं, क्योंकि 1975 में नागपुर में 10 जनवरी को प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन होता है। यानी सन 1975 में दिन कौन सा था, 10 जनवरी का था। और कहां पर, महाराष्ट्र के नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन होता है। और इसी विश्व हिंदी सम्मेलन के कारण विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, 10 जनवरी को मनाते हैं। और हिंदी दिवस कब मनाते हैं, 14 सितंबर को मनाते हैं, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। और 10 जनवरी 1975 को विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ नागपुर में, इसलिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस और हिंदी दिवस कब मनाते हैं, 14 सितंबर को मनाते हैं। इतनी बात तो मुझे लग रहा है एकदम स्पष्ट हो गई होगी, कोई शंका नहीं। यहां से इस पॉइंट को दिमाग में बनाइएगा। एक बात लगे हाथ और कर लेते हैं यहीं पर। जब
343 से 351 की बात होती है, उसी अनुच्छेद में हिंदी की लिपि की बात आई। हिंदी की लिपि, तो हिंदी की लिपि किसे घोषित किया गया? देवनागरी को। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है। अगर पूछा जाए देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई, तो ब्राह्मी लिपि से हुई है। किस लिपि से हुई है? ब्राह्मी लिपि से हुई है। लिपियों में सबसे प्राचीन लिपि कौन थी? ब्राह्मी लिपि। और इसी ब्राह्मी लिपि से उत्पत्ति किसकी होती है? देवनागरी लिपि की। और यही देवनागरी लिपि किसकी लिपि है? हिंदी भाषा की लिपि है। तो एक प्रश्न ये भी आ जाए कि हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी है। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? ब्राह्मी लिपि से हुई है। और लिपियों में सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है। तो आज मैं एक बार पूरा रिवीजन कर देता हूं ऊपर से पूरा। इसके बाद कल का टॉपिक हमारा होगा हिंदी की बोलियां तथा अन्य भारतीय भाषाएं। आज इस पर हम थोड़ा से बात कर लेते हैं, पुनः रिवीजन कर लेते हैं, बहुत ही जरूरी होता है। हमने कहा जो आपके सामने सिलेबस के अनुसार रखा था टॉपिक क्या है? हिंदी एवं भारतीय भाषाएं। इसमें से हम बताए कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से किस प्रकार होती है। तो संस्कृत से, फिर पाली, और पाली से, सॉरी एक मिनट, संस्कृत से पाली, और पाली से फिर पुनः किसमें? प्राकृत में। प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद हिंदी। लेकिन इसी के बीच की कड़ी को अवंत कहते हैं। घबराइएगा मत, कुछ लोग परेशान हो जाते हैं। अपभ्रंश के अंतिम समय और हिंदी के शुरुआत के समय की भाषा को चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने क्या नाम दिया था? अवट नाम दिया था। फिर हिंदी भाषा आती है और हिंदी भाषा को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग भागों में बांटा। इसके इतिहास के लेखन की प्रक्रिया भी आती है। इतिहास लेखन की प्रक्रिया में गारसा बतासी का पहला नाम आता है, जिन्होंने पुस्तक लिखा इस्तवार बाला लिटरेचर हिंदुस्तानी। यह पुस्तक किसकी है? गारसा बतासी की पुस्तक है। इसके बाद अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रयास किया। फिर शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज लिखा। इसके बाद ग्रियर्सन महोदय ने एक इतिहास की पुस्तक लिखा, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। इसके बाद फिर मिश्र बंधुओं ने लिखा। मिश्र बंधुओं के बाद अलग अलग विद्वानों ने इतिहास लेखन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। उसी क्रम में महान आलोचक रामचंद्र शुक्ल ने अपना एक इतिहास लिखा, जो हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से जाना गया, जिसमें उन्होंने हिंदी के पूरे इतिहास को 4 भागों में बांटा। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी 4 भागों में बांटा था। तो आदिकाल को कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, लेकिन इसी आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? शुक्ल जी ने। तो 4 भागों में यह हिंदी बांटी गई, वीर गाथा काल, भक्तकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। इसके बाद हम इस पर बहुत नहीं चर्चा करें, इसकी समय सीमा को भी नहीं लिख रहे हैं, तो बहुत इस पर बात की जाती है। लेकिन अभी हमें सिर्फ और सिर्फ वर्दी का जनन होना चाहिए। हमें आवश्यकता किसकी है? एक वर्दी की जरूरत है और माँ बाप के सपनों को पूरा करने की आवश्यकता है। लग जाइए, तैयार हो जाइए, और ये सपने आपके अधूरे नहीं रहेंगे। बहुत अच्छी वर्दी है और इस सपनों को पूरा कर लेंगे आप, तो आपके माँ बाप, आपके सगे संबंधी, और अगर शादी नहीं हुई होगी तो एक शानदार शादी भी होगी। पत्नी भी आएगी तो अभी कहेगी कि हाँ पति मेरा यूपी में है, यानी उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी है। तो ये भी एक अच्छी बात है, फिलहाल हंसने की बात है। लेकिन आपके माँ बाप गरिमामय हो जाएंगे, आपका परिवार, आपका क्षेत्र, आपके गुरुजन सभी लोग बड़े गर्व को महसूस करेंगे। इसके लिए प्रयास करने की जरूरत है। तो फिर हमने बात किया, वहां के बाद हमने बात किया कि हमारे देश की कोई राष्ट्रभाषा है? तो देश की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। क्योंकि हिंदी की बात आती है तो लोग पूछते हैं हिंदी हमारे देश की क्या है? तो आप कहिएगा हमारे देश की राजभाषा है। कैसे? 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। राजभाषा अर्थात सरकारी कामकाज की भाषा। इसके बाद अनुच्छेद 343 से 351 तक हिंदी की बात की गई। और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं। क्यों 10 जनवरी को मनाते हैं? क्योंकि 10 जनवरी 1975 को नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन होता है और इस कारण 10 जनवरी को क्या मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस। हिंदी की लिपि की बात आती है कि हिंदी की लिपि क्या है? तो हिंदी की लिपि है देवनागरी।
देवनागरी लिपि की उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि से होती है। लिपियों में सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है। इसी ब्राह्मी लिपि से इस लिपि की उत्पत्ति होती है। देवनागरी की जो हिंदी की लिपि है। अगला हमारा टॉपिक होगा हिंदी की बोलियां, और इसके बाद 8वीं अनुसूची की भाषाएं, शास्त्रीय भाषाएं कब कैसे क्या है उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसके लिए अगले वीडियो में सतत क्रमवार वीडियो हमारा जाएगा इस उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी के लिए। पुनः मैं एक बार अपने सभी प्रतियोगी छात्र छात्राओं भाई बहनों को शुभकामनाएं दे रहा हूं तथा अपने इस संस्थान जीवन ज्योति क्लासेस की तरफ से बहुत बहुत शुभकामना दे रहा हूं। आप लोग अपने फॉर्म को विधिवत भर डालिए। जात निवास जो भी कागजात और बनवाने हैं नियमित ढंग से बनवा लीजिए। अर्हता के बारे में गुरुजी आपसे बात किए होंगे तो उस पर बहुत चर्चा करने की जरूरत नहीं। सिर्फ और सिर्फ अब हमें अपने पढ़ाई पर ध्यान देना है, अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है कि हमारे शरीर पर एक वर्दी हो और वर्दी पर लिखा हो उत्तर प्रदेश पुलिस। धन्यवाद।